तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने आ रहे हैं हमारा साइंस पार्ट 1 का ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वो सारे टॉपिक जो हम लोग लास्ट लेक्चर में कवर नहीं किए थे, विच इज अवर मास, वेट, फ्री फॉल, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और अपना एस्केप वेलोसिटी। ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो देखते रहिए आगे का पूरा वीडियो, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले हम लोग देखने आ रहे हैं मास, ठीक है। मास क्या होता है? मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर भरा हुआ है उसको कहते हैं हम लोग मास। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दी ऑब्जेक्ट। इसका यूनिट क्या है? मेजरमेंट इसको हम लोग किसके अंदर करते हैं? ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी। हम लोग मास को मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ किलोग्राम्स केजी, ठीक है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब एक ऐसा क्वांटिटी जो अपना पोजीशन चेंज करने पे, ठीक है, अपना डायरेक्शन चेंज करने पे उसकी वैल्यू चेंज ना हो। सिंपल है। अगर हम लोग यहां से समझ लो अर्थ से हम लोग चले गए मून पे या फिर मार्स पर, तो हमारा जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। सब जगह पे इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? सेम है। नेक्स्ट, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू अनदर प्लेनेट। हम दूसरे प्लेनेट में भी चले जाएंगे तो हमारा मास का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो मास के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेट। वेट देखते हैं हम लोग, वेट क्या होता है, बंद कर दो। तो अभी हम लोग देखने आ रहे हैं वेट, ठीक है। वेट क्या होता है? वेट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई भी प्लेनेट कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हमें अपनी तरफ खींच रहा है, इसको कहते हैं हम वेट, ठीक है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ कितने अमाउंट ऑफ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है वो होता है उस ऑब्जेक्ट का वेट। सिंपल है। तो यहाँ पे वेट का फॉर्मूला हम देख सकते हैं। वेट का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इक्वल्स टू एम जी। जी हमारा क्या है? हम लास्ट लेक्चर में देखे थे, जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एम हमारा मास है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जी का वैल्यू क्या होता है? कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये क्या है? कैपिटल जी तुम जानते हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास ऑफ द अर्थ, आर हमारा क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। वेट का यूनिट देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। हम वेट को न्यूटन में मेजर करते हैं। जैसे फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं उसी तरह वेट को भी हम न्यूटन में मेजर करते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर। हर जगह पे वैल्यू ऑफ जी सेम नहीं होती, बिकॉज प्लेस टू प्लेस क्या होता है? वैल्यू ऑफ जी डिफरेंट होती है। वैल्यू ऑफ जी डिफरेंट होने की वजह से हमारा वेट भी बदलते रहता है, समझ गए। तो ये हमारा वेट का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम लोग करेंगे वेरिएशन ऑफ जी। जी की वैल्यू चेंज कैसे होती है वो देखेंगे कि जब जी की वैल्यू चेंज होगी तो किसी ऑब्जेक्ट का वेट भी चेंज होगा। तो अभी हम लोग इस टॉपिक का सबसे मेन पार्ट देखने आ रहे हैं, वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी। वैल्यू ऑफ जी क्या होता है? चेंज, ठीक है। ये टॉपिक हम लोग देखने आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए अर्थ का सरफेस। अर्थ है कैसा? अगर तुम इमेजिन करो कि हम लोग ने फुटबॉल को ऊपर से और नीचे की तरफ से ऐसा प्रेस किया, ठीक है। अगर हम प्रेस करेंगे तो साइड से क्या हो जाएगा? थोड़ा बाहर निकल जाएगा और ऊपर और नीचे से थोड़ा अंदर दब जाएगा। तो ये थोड़ा अर्थ का शेप जो है बल्जी है, थोड़ा सा क्या है? बल्जी, ओके। अगर डायग्राम तुम देखोगे तो तुमको दिखेगा कि नॉर्थ पोल से, अगर पोल है, पोल से डिस्टेंस थोड़ा कम है और इक्वेटर से थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ओके। अभी देखते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ जी का वेरिएशन, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि इक्वेटर पे क्या डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा मतलब रेडियस क्या है? ज्यादा बड़ा है, रेडियस ज्यादा है। और पोल पे क्या है? डिस्टेंस थोड़ा कम है, रेडियस क्या है? थोड़ा कम है। तो यहां से हम लोग को पता चल सकता है वैल्यू ऑफ जी क्या होगा? जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ओके, आर स्क्वायर। और यहां पे हमारा आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। अगर नोटिस करोगे तो इक्वेटर पे क्या हो रहा है? रेडियस की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, ज्यादा है। इक्वेटर की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। और पोल का जो रेडियस है वो क्या है? रेडियस कम है। हमको पता है अगर रेडियस बढ़ा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब इक्वेटर पे वैल्यू ऑफ जी
कम है क्योंकि वहां पर रेडियस ज्यादा है, और पोल पे क्या वैल्यू ऑफ जी ज्यादा है बिकॉज रेडियस कम। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अगर वैल्यू ऑफ जी हम लोग को पता करना है सरफेस के लिए तो हम लोग का रेडियस से तुम लोग जान सकते हो, पोल पे रेडियस कम है तो वैल्यू ऑफ जी ज्यादा, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है तो वैल्यू ऑफ जी कम हो जाएगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट तुमको याद रखना है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए। सरफेस ऑफ अर्थ के लिए सिंपल है, इक्वेटर पे वैल्यू ऑफ जी कम होता है, पोल पे वैल्यू ऑफ जी ज्यादा होता है। ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ पॉइंट्स में डिफरेंस है, लेकिन फिर भी तुम इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग चेंज विथ हाइट। अगर हम लोग हमारा हाइट बढ़ेगा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ पे थे पहले, कहाँ पे थे? सरफेस ऑफ अर्थ पे हम पहले थे, लेकिन अब क्या हो गया, हम थोड़ा हाइट पे चले गए, एक सर्टेन हाइट पे चले गए। कहाँ चले गए? एक सर्टेन हाइट पे चले गए, तो वैल्यू ऑफ जी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी वो देखते हैं। जी का हम लोग को फॉर्मूला पता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, आर क्या होता है मेरा? आर होता है आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अच्छा, एच कहां से आया? रेडियस तो पहले से है, सरफेस तक है रेडियस, ये हम लोग ने आर लिख दिया। ये एच मेरा हाइट है, सर्टेन हाइट पे अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को ये फॉर्मूला कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक हाइट के लिए फॉर्मूला बन गया। अगर हमारा हाइट बढ़ेगा तो ये टोटल वैल्यू बढ़ेगी, डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? जी कम। इसका मतलब अगर हम लोग हाइट पे जाए, हाइट पे अगर बढ़ते जाएंगे, ऊपर की तरफ हाइट पे जाते जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी? ओवरऑल वैल्यू ऑफ जी कम होगी। तो एक सर्टेन हाइट पे वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। समझ गए? अगर हम हाइट बढ़ाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी? कम होती जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर तुम टेक्स्ट बुक एक बार रीड कर लिए ना, तुमको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं डेप्थ। अगर हम डेप्थ में जाएंगे, अर्थ को अगर हम लोग डिग करते हुए अंदर की तरफ जाएंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ जी में क्या फर्क आएगा, क्या चेंज होगा वो देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ पे पहले थे, हम लोग गए कुछ अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर आर मेरा कम होगा, आर की वैल्यू है क्या होगी? कम होती जाएगी। अच्छा, आर की वैल्यू कम होगी, लेकिन हम लोग देखेंगे एक चीज कि यहाँ पे जो मास है ना, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ जो अर्थ है ना, वो भी कम होते जा रहे हैं। अर्थ हम लोग का क्या हो जाएगा? श्रिंक होते जाएगा। अगर हम लोग जहां डेप्थ में जाएंगे, जिस पॉइंट पे हम लोग खड़े रहेंगे वहां का हम लोग स्फीयर कंसीडर करेंगे अर्थ का। ठीक है, तो देखेंगे मास भी कम है, रेडियस भी कम है। अगर मास भी कम है, रेडियस भी कम है, तो पूरा जी का वैल्यू भी कम होगा। इसलिए हम देखेंगे कि अगर हम लोग डेप्थ में जब जाएंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ जी क्या होगी? वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगी। कब? जब हम लोग एक सर्टेन डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों तुम लोग से मुझे एक क्वेश्चन है कि अगर हम लोग सेंटर ऑफ अर्थ पे जाएंगे, कहां पर? सेंटर ऑफ अर्थ पे है, तो हमारा वैल्यू ऑफ जी क्या होगा? जिसको भी आंसर पता हो वो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। ठीक है, अभी इसको कॉपी कर लो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तुम लोग ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आ चुके हो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, पढ़े हो तुम लोग ने कि पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। 9th स्टैंडर्ड में तुम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। ठीक है, m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो उसके ऊपर एक्ट हो रहा है, h मेरा हाइट है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा सरफेस ऑफ अर्थ पे है, इसका हाइट कितना है सरफेस से? 0, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा यहाँ पर? 0 एज पर योर सिलेबस। तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से इसका हाइट 0 है, अब अर्थ के सरफेस इसका हाइट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी 0 है। अगर मान लो इसका हाइट कुछ बड़ा है, 1 मीटर जितना इसका हाइट हम लोग ने ऊपर लिया बॉल, इस कहां से? अर्थ के सरफेस से हम लोग ने उठाया उसको और एक 1 मीटर के हाइट पे उसको ऊपर लिया इस बॉल को, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? देखो, ठीक है, इसका पोटेंशियल एनर्जी आएगा mgh और हाइट की वैल्यू क्या है हमारी? 1। अगर हम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हम 1 kg लेते हैं तो ये पूरा वैल्यू आएगा 9.8, बिकॉज g की वैल्यू कितनी है? 9.8। तो मुझे यहां से डायरेक्टली मिल जाएगा कि 9.8 जूल्स इसका पोटेंशियल एनर्जी है। इस तरीके से अगर हम लोग हाइट बढ़ाते जाएंगे, क्या करेंगे? हाइट
हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चेंज होती होगी। ओके, जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। हम लोग ने 1 मीटर के लिए देखा, अगर मैं इसको 100 मीटर के लिए कंसीडर करूं कि 100 मीटर के हाइट पे इसका वैल्यू क्या होगा, मास ऑफ द बॉल है 1 kg, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 into 9.8 multiplied by 100 which is 980। ओके, ये हमारा आया 980 जूल्स। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मुझे मिली। हम देख रहे हैं यहाँ पर हाइट जैसे जैसे बढ़ते आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ते आ रही है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग ऐसा बना सकते हैं, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कह सकते हैं कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो रहा है इस ऑब्जेक्ट में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट पे लेके जा रहे हैं। समझ गए, सिंपल है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हुआ है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जब हम उस ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट पे लेके जाएंगे। सिंपल है, तो यहां से मैं बना सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एम जी का फॉर्मूला मुझे याद है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या है, एच, ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूं जी एम अपॉन, अच्छा ये आर है, आर को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और हाइट है मेरा, हाइट का मतलब क्या है, ये आर प्लस एच ही है, आर प्लस एच मतलब रेडियस ऑफ अर्थ से कुछ हाइट पे। समझ गए, यहां से अगर हम लोग उसको कैंसल आउट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। समझ गए, अब ध्यान दोगे तुम तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। हम जमीन से उसको ऐसा उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी। जब भी कोई एक्ट करेगा तो हम उस पर माइनस का साइन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, माइनस का साइन। माइनस का साइन इंडिकेट करता है हमारा कि हमारा ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। ग्रेविटी के साथ एक्ट करेगा तो कभी भी पॉजिटिव, ठीक है। ग्रेविटी अगर अट्रैक्ट करेगी उसको तो हम न्यूमेरिकल में उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करेंगे तो हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। समझ गए, ये पूरा तुम्हारा है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ओके, इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्री फॉल, ठीक है। इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल को समझने से पहले एक तुमको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हाथ में मेरे मार्कर है, ओके, ये मार्कर मेरे हाथ में है अभी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी। इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि ये मूव नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉप करता हूं तो इसकी वेलोसिटी कुछ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहां पे था, नीचे गिरा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। स्टॉप कर दो। तो यही हम लोग देखने वाले हैं इस फ्री फॉल के लिए। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरे, ठीक है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मतलब इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए, ठीक है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे गिरेगा। इसको बोलते हैं हम लोग फ्री फॉल, ठीक है। देख लेते हैं क्या पर क्या लिखा है, द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओनली इज कॉल्ड फ्री फॉल। सिर्फ और सिर्फ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए, इसको हम लोग कहेंगे फ्री फॉल, ठीक है। देख लेते हैं एग्जांपल। एक ऑब्जेक्ट है, इसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी थी, इसकी वेलोसिटी कितनी थी स्टार्टिंग में, 0 थी। ये नीचे गिरी, यहां पर इसका एक्सेलरेशन कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है। ये नीचे गिर रहा है, जैसे जैसे नीचे गिर रहा है इसका एक्सेलरेशन, ठीक है, इसके अंदर क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है। इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती आ रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ओके। अगर हम लोग इसके अंदर वेलोसिटी क्या हो रही है, इसकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0 एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ओके, क्या लिखा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट की, 0 है,
और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। किस वजह से इंक्रीज हो रही है? बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतना समझ गए? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। ड्यूरिंग द फ्री फॉल द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड अ बुयोंस फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को हम लोग एयर में कंसीडर करें, कहां पर? एयर में, तो क्या होगा? जो एयर के पार्टिकल्स है इसके आसपास, वो इसको क्या करेंगे? अपोज करेंगे। क्या करेंगे? अपोज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये अगर मार्कर की बात करूं, मार्कर गिर रहा था, एयर क्या कर रहा है? इसको अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है? इसको अपोज कर रहा है, इसको नीचे गिरने से रोक रहा है। उस अपोजिंग फोर्स को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। ये फोर्स क्या करता है? फ्री फॉल होने से रोकता है, अपोज करता है फ्री फॉल होने से। ठीक है, ठीक है। इधर लास्ट में क्या लिखा है मैंने? ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। ट्रू फ्री फॉल कहां पे पॉसिबल हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम। अगर तुम एक हैवी ऑब्जेक्ट ले लो और एक लाइट ऑब्जेक्ट ले लो, तो ये वीडियो में तुम देख सकते हो, यहाँ पे एक मार्कर लिया मैंने और एक पेपर लिया। ठीक है, पेपर का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, मार्कर का सरफेस एरिया बहुत कम है। तो जब मैं दोनों को साथ में गिरा रहा हूं, ओके, तो दिख रहा है हमको एयर जो है वो पेपर को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। पेपर को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। ज्यादा सरफेस एरिया है तो ज्यादा एयर का मॉलिक्यूल्स है, उसको अपोज कर रहा है और ये फ्लोट करते हुए आराम से नीचे गिरा। जबकि जो मार्कर है वो डायरेक्टली नीचे गिरा, वहां पर जो एयर का फोर्स है बहुत बहुत कम है, जो एयर रेजिस्टेंस है यहाँ पर बहुत कम है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि फ्री फॉल जो है वो सिर्फ पॉसिबल है वैक्यूम के अंदर। कहां पे पॉसिबल है? वैक्यूम के अंदर, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। वैक्यूम में कोई भी एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर वहां पे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिराएंगे तो वहां पर अपने को दिखेगा ट्रू फ्री फॉल। क्या दिखने वाला है? ट्रू फ्री फॉल दिखेगा। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको कॉपी कर सकते हो तुम लोग। तो पहले हम लोग देखेंगे तीन हमारे काइनेमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, तुमको पता होगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये तुमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। ये हमारे ये हमारे है काइनेमेटिकल इक्वेशंस। ओके, काइनेमेटिकल इक्वेशंस में हम लोग अगर फ्री फॉल में बनाना चाहें तो कैसे बनेगा देखते हैं। हमें पता है ड्यूरिंग फ्री फॉल इनिशियल वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है? जीरो हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी? देखो, v इक्वल्स टू u वाला टर्म हो गया जीरो, पूरा ये जीरो हो गया। तो 80 को हम लोग gt लिख देंगे। अच्छा, gt क्यों लिखेंगे? बिकॉज हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहाँ जो एक्सेलरेशन है हम लोग क्या कर देंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा ये, अगर डिस्प्लेसमेंट मुझे फाइंड करना है, मतलब हाइट फाइंड करना है, कितने हाइट से हमारा ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? s इक्वल्स टू ut, मेरा इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो पूरा टर्म जीरो हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। समझ गया? लास्ट देखते हैं, वी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर है, यू मतलब अपना जीरो पूरा, प्लस 2g h। एच क्यों लिखा हम लोग ने? क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? हाइट के बराबर। यहां भी तुम लोग डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख सकते हो? हाइट। डिस्प्लेसमेंट लिखना है डिस्प्लेसमेंट लिखो, हाइट लिखना है हाइट लिखो, कोई भी चलेगा। समझ गए? तो ये हमारा जो तीन फॉर्मूला बना है, कौन सा फॉर्मूला बना है हमारा? फ्री फॉल। फ्री फॉल में तुमको कोई एक वैल्यू दी है, दो वैल्यू दी है, तुमको तीसरा फाइंड करना है तो इस फॉर्मूला से तुम फाइंड कर सकते हो। सिंपल है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब एक मिनिमम वेलोसिटी हम किसी ऑब्जेक्ट को देंगे कि वो ऑब्जेक्ट अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस छोड़ के बाहर चले जाएगा। हिंदी में बोले तो अर्थ के अंदर वापस नहीं आएगा, हम उसको एक स्पीड से फेंके तो। ठीक है, क्या लिखा है? द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट इट एस्केप्स अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। समझ गया? सिंपल है। ठीक है, इसको एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग एक बॉल लें, टेनिस बॉल लेंगे,
उसको हम लोग एक वेलोसिटी देंगे, पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद क्या होगा, ये ऊपर जाएगा एक सर्टेन हाइट पे, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, फिर ये नीचे गिरेगा, ठीक है, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर हम लोग वेलोसिटी इसकी इंक्रीज कर दें, फॉर एग्जांपल हम लोग इंक्रीज कर दी, यहाँ तक पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर, लेकिन उसके बाद फिर वापस उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर जाके 0 हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है वैसे वैसे क्या होता है, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और ये वापस नीचे आ जाएगी। हमें इस बॉल को इतनी वेलोसिटी देनी है, इतनी मिनिमम वेलोसिटी देनी है कि ये अर्थ के अंदर वापस गिरे ना और बाहर चले जाए, परमानेंटली बाहर चले जाए। इसी को हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। सिंपल है, समझ में आ गया, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा एनर्जी। क्या एनर्जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो 9th स्टैंडर्ड में या प्रीवियस स्टैंडर्ड में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, आगे का समझ गए होंगे तुम लोग, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बढ़िया, ठीक है। ना ही हम लोग एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इन एन आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा ठीक है, सब समझ गया सर, लेकिन ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं समझा। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर का एनर्जी सेम रहेगा और बाहर की एनर्जी से अंदर की एनर्जी पे कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला। जितना अंदर एनर्जी है वो सेम रहेगा, बाहर जितनी एनर्जी है वो सेम रहेगी। इसके अंदर की एनर्जी बाहर नहीं आएगी, बाहर की एनर्जी अंदर नहीं आएगी। सिंपल है, जितना एनर्जी बना था स्टार्टिंग में उतना ही एनर्जी रहेगा अंदर की तरफ। हम कंसिडर करेंगे कि हमारा जो यूनिवर्स है ना, पूरा यूनिवर्स ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। इसका मतलब जब यूनिवर्स बना था उस टाइम पे जितनी एनर्जी थी आज भी उतनी एनर्जी। इसका मतलब पूरी यूनिवर्स में हम कहीं भी पीछे ले आएंगे, हमारी एनर्जी क्या होने वाली है? सेम। ठीक है, ये समझ में आ गया तुमको? इसको कॉपी कर सकते हो। तो अभी हम लोगों ने जो डेफिनेशन देखा है इसके वेलोसिटी का, अब हम उसका फॉर्मूला फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला फाइंड करने के लिए सबसे पहले कंसीडर करते हैं, लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। v हमारा क्या है? एस्केप वेलोसिटी। इसको v एस्केप लिखना है तो v एस्केप लिख सकते हो। इनिशियली हमारा रॉकेट क्या है? उड़ रहा है, ऊपर जा रहा है स्पेस में। अच्छा, स्पेस में उड़ेगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो मैं कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना सैटेलाइट की, वो होगी हाफ mv²। कोई डाउट इसमें नहीं है? ठीक है। और हम लोग को अभी पता चला ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, Gmm/r + h, ठीक है, नेगेटिव। ये समझ में आया तुमको? ठीक है। इसके आगे देखेंगे अपन, हम कंसीडर करेंगे पहले टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों एनर्जी का सम क्या होता है? टोटल एनर्जी। ओके, हमको फाइंड करना है एस्केप वेलोसिटी। तो वहां तक जाने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, लेट द सैटेलाइट इज एट इंफिनिटी। कहां पर है? इंफिनिटी में। ऐसे सैटेलाइट उड़ा, कहां तक गया? स्पेस में गया, इंफिनिटी तक गया। देखेंगे क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क आएगा? देखिए, ये पूरा Gmm में तो कांस्टेंट है, सेम रहेगा। चेंज क्या हो रहा है हमारा? उसका हाइट। हाइट कितना हो गया? इंफिनिटी। कभी भी याद रखना, एनी नंबर अपॉन इंफिनिटी इज ऑलवेज 0, ठीक है।
जी एम एम अपॉन इंफिनिटी, पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो भी जीरो हो जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, तो टोटल एनर्जी कितना होगा, ये भी अपने को जीरो मिलेगा। ये बहुत इजी स्टेप है, इजीली तुमको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं इक्वेशन 1 में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है कि हमारी एनर्जी है वो चेंज नहीं हो रही है, हमेशा एनर्जी क्या होने वाली यूनिवर्स में, कांस्टेंट होगी। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट। कुछ नहीं करते, अभी जो फॉर्मूला अपने पास है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, हाफ एम वी स्क्वायर को यही रहने दो, ये माइनस वाला टर्म उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आर प्लस एच। अच्छा, एम एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, सेम है। तो इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, वी स्केप इज इक्वल टू टू जी एम अपॉन आर प्लस एच। ये हमको मिला। अगर हम लोग रूट लेते हैं तो वी स्केप क्या मिलेगा, अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर प्लस एच। समझ में आया था। अच्छा, ये चीज समझ में आ गया। अभी देखते हैं, कंसीडर करते हैं कि हमारा सैटेलाइट कहाँ पर है अभी, सरफेस ऑफ अर्थ। कहाँ पर है अभी, इनिशियली कहाँ पे, सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, सरफेस ऑफ अर्थ पे तो हाइट कितना है सरफेस ऑफ अर्थ से, जीरो। सरफेस ऑफ अर्थ पे ही है ना, तो हाइट कितना हो जाएगा उसका, जीरो हो जाएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूँ वी स्केप क्या मिलेगा मुझे, रूट टू जी एम अपॉन आर, पूरा एच अपना क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि ये सरफेस ऑफ अर्थ पे है। ठीक है, ये वाला टर्म समझ में आया तुमको। एक फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता हुआ है, यहाँ पे मैं लिख दूं जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है। ओके, उस फॉर्मूला को अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो जी आर स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम, ये मैं कर सकता हूँ, आर स्क्वायर को यहाँ भेज दूंगा तो जी एम की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, जी इंटू आर स्क्वायर। जी एम की वैल्यू जो है जी आर स्क्वायर, ये मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, देखते क्या मिलेगा, अंडर रूट टू जी आर स्क्वायर अपॉन ये आर। अच्छा, आर और आर स्क्वायर क्या होगा, एक कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्केप क्या मिला मुझे, अंडर रूट टू जी आर। वी स्केप कितना मिला मुझे, अंडर रूट टू जी आर मिला। ओके, अपने को पता है कि जी मेरा कोई नंबर है, कोई पर्टिकुलर कोई नंबर है, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड पर इसकी वैल्यू है। आर भी मेरा कोई नंबर है, स्पेसिफिक नंबर, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, ठीक है, याद होगा तुम्हें, 6400 किलोमीटर। तो इसको अगर सब्स्टिट्यूट करते ना हम वी स्केप की वैल्यू में, अगर अंडर रूट टू इंटू 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 6400 किलोमीटर, तो ये पूरा वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद में 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड हमको मिलती है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो स्केप वेलोसिटी है, जो मिनिमम वेलोसिटी है, वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे स्पेस पे भेजना है, ठीक है, अर्थ के ग्रेविटी के बाहर भेजना है, तो उसे मिनिमम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड देनी पड़ेगी। समझ में आ गया। ये पूरा इसका ये पूरा एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन है। इसको देख लो, अच्छे से समझ लो, नहीं समझता तो एक बार पीछे वापस करके एक बार और देख लो, कुछ दिक्कत नहीं है, 1-2 मिनट और लगेगा बस। ठीक है, इसको कॉपी कर लो अगर समझ गया होगा तो। ओके, थैंक यू। तो अभी हम लोग देने आ रहे हैं ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू इस पूरे टॉपिक का जो आज हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा मास और वेट। मास पढ़ा हमारा, मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है। वेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे अर्थ हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। समझ गए। वेरिएशन ऑफ जी पढ़े, वेरिएशन की मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, पहले तो हम लोगों ने पढ़ा सरफेस ऑफ अर्थ,
सरफेस ऑफ अर्थ पे हम लोग अगर पोजीशन चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल इक्वेटर से हम लोग चले गए पोल पर, कहां पर, पोल पर, तो हम लोग ने देखा वहां पे हमारी जी की वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, बिकॉज रेडियस ऑफ अर्थ पोल पर क्या है, थोड़ा कम। ओके, उसके बाद हम लोग ने देखा एट अ सर्टेन हाइट, वेरिएशन ऑफ जी एट अ सर्टेन हाइट, हम लोग हाइट पे जाएंगे अगर तो भी हमारा वैल्यू ऑफ जी क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। इस केस में क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। ओके, एट सर्टेन डेप्थ, डेप्थ में आ रहे तो भी हमारा वैल्यू ऑफ जी क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, ये भी हम लोग ने देखा। इसके बाद हम लोग ने देखा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग समझ गए क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम लोग ने देखा GMM अपॉन R प्लस एच, माइनस के साथ में, माइनस का दिखाता है कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर। लास्ट में हमने देखा था फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में गिर रहा है तो वो फ्री फॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल एयर रेजिस्टेंस नहीं लगा है तो। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी, इसको जरूर करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एस्केप वेलोसिटी मतलब एक मिनिमम वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट को हम देंगे कि वो अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को पार कर जाए और स्पेस में चले जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हम लोग एक और एक वीडियो बनाने वाले हैं चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल्स है, इसके थर्ड पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, उसका लिंक तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, जरूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।